का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा की वैज्ञानिक खेती भाग 2। संतरा के बागों में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य। गाभिन पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन। कल के अंश को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती में सिंचाई, उर्वरक एवं पौध सुरक्षा के बारे में। क्योंकि झरबेरा फूल की खेती से अच्छे उत्पादन के लिए इन प्रबंधनों को अपनाना नितांत ही आवश्यक है, तभी आप झरबेरा की खेती से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त फूल लेने में सफल हो सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूसकर सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास या नुवान 1.5 मिलीलीटर या डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर या वर्टीमेग 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर नीमाजोल या 2 मिलीलीटर डाइमेथोएट या 2 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड 0.5 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए केर्थेन 1.5 मिलीलीटर या वर्टीमेक 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर ओमाइट दवा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइनर कीट पत्तियों से भोजन प्राप्त करने के लिए सुरंग बनाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास, 1 या 1.5 मिलीलीटर नुवान या साइप्रामेथ्रिन 2 मिलीलीटर या वर्टीमेक 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कैटरपिलर ये पत्तियों एवं फूलों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.4 ग्राम थोयोकार्ब या मिथाइमिल 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। थाइमेट 2 ग्राम पर पौधे देना चाहिए। नेमाटोड नियंत्रण के लिए 30 से 50 ग्राम नीम केक या 5 ग्राम नेमागार्ड प्रति पौधे देना चाहिए। झरबेरा में कीट के साथ साथ
रोग के प्रकोप के फलस्वरूप फूल उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें फ्यूजेरिया बिल्ट, झुलसा रोग, जड़ सड़न रोग, जीवाणु झुलसा रोग झरबेरा की फसल में लगने वाले घातक रोग हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट ये एक प्रमुख बीमारी है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए थोयोफिनोनेट, मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के प्रकोप के फलस्वरूप पत्तियों में शुरू में हल्के रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं और पत्तियां झुलस जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए केल्थेन दवा 0.4 ग्राम अथवा सल्फर 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जड़ सड़न रोग से जड़ों में काली शिराएं बनती हैं, जो बाद में सड़ने लगती हैं। इस रोग से बचने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 3 ग्राम बीनोमाइल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु झुलसा रोग में पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे लंबी धारियां बना देते हैं और बाद में पौधे सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 0.2 मिलीलीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्राउन रॉट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झरबेरा फूल रोपण के 6 से 7 सप्ताह बाद फूल आने लगते हैं। झरबेरा फूल 2 पंखुड़ियों की पंक्तियों को खिल जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि अविकसित फूल की वृद्धि के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फूलों को काटने से पुष्प वृंत का कुछ भाग पौधे पर ही रह जाता है, जिससे कि पौधा सड़ने लगता है और नई प्ररोह का विकास भी नहीं हो पाता। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है, जिससे फूलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए फूलों को 10% सुक्रोज तथा 4 ppm सिल्वर थायोसल्फेट के घोल में 8-10 मिनट रखते हैं। इससे फूलों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। झरबेरा फूल को गत्ते के डब्बे में पैक किया जाता है। इसके लिए 122 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के गत्ते के डब्बे प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। 25-25 फूलों के बंडल बनाकर डिब्बों में रखे जाते हैं। फूलों की एक सतह लगाने के बाद ऊपर से अखबार बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर पुनः फूलों की एक सतह लगा दी जाती है। यदि झरबेरा के फूलों की उत्पादन की बात है तो इसकी पौध संख्या एवं पौध गृहों के वातावरण, जलवायु एवं पौध की किस्म पर निर्भर करती है। पाली हाउस में झरबेरा से 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ष में लगभग 200 से 250 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तक इसके आर्थिक आकलन की बात है तो झरबेरा फूल की खेती की शुरुआत यदि 1000 वर्ग मीटर से करते हैं तो पॉली हाउस निर्माण, पॉलीथीन शीट, ड्रिप प्रणाली, बेड निर्माण तथा पौध मूल्य पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये पौधे 3 वर्ष तक फूल उत्पादन करते हैं तथा पॉली हाउस, ड्रिप प्रणाली 15 वर्ष तक चलते हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख शुद्ध आमदनी मिल जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में संतरा के उद्यान मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा आदि जिलों में देखे जा सकते हैं और अभी वर्तमान में इनके बागों से गुणवत्ता युक्त फलों की उपज लेने के लिए जरूरी है कि इनके बाग का प्रबंधन वैज्ञानिक संस्तुतियों को ध्यान में रखकर किया जाए। तो संतरा के बाग में वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सीपी पचौरी से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपने यहाँ भी मानसून बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे फल पौधों के जिन्होंने बाग लगा रखे हैं, बगीचा लगा रखे हैं, ऐसे किसान भाइयों को बरसात से पहले ही, जब प्री मानसून बरसात आती है उससे पहले ही पूरे खेत की जो है जिगजैग टाइप आड़े तिरछी दोनों तरफ से आप खेत की जुताई कर दें, ताकि बगीचे के अंदर कोई भी हानिकारक हमारा खरपतवार खड़ा है, नींदा खड़ा है या कीड़े बीमारी पड़े हैं, वो सब के सब जो है तेज धूप से ही खत्म हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जिगजैग टाइप करके आप जो जुताई कर दें। दूसरा काम आता है पौधों की कटाई छटाई करना। तो अब हमारा जब मानसून का क्लियर हो गया कि मानसून जल्दी ही आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पौधे की कटाई छटाई कर दें। जमीन से 1-1.5 फीट तक अगर कोई शाखा है, नीचे से कोई वाटर सकर्स निकला हुआ है, ऐसे कोई स्केटियर से आप काट के अलग कर दें। थाले के पास गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद दूसरा बिंदु आता है कि बरसात से पहले जो बोर्डों की पुताई करनी होती है तने पर, उस पुताई का काम आप कर दें। जिन किसान भाइयों ने नहीं किया है तो वो भी जल्दी से जल्दी इसके पुताई कर दें। और इस बोर्डों को बनाने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप नीला तोता 1 किलोग्राम और बिना बुझा हुआ चूना 1 किलोग्राम लें और दोनों रसायनों को अलग अलग 10-10 लीटर पानी में गला दें। गलाते समय ध्यान रखें कि जो बर्तन ले रहे हैं वो धातु का नहीं होना चाहिए। जब धातु का नहीं होगा तो क्या प्लास्टिक का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। ऐसे बर्तन में जो है 10 लीटर पानी लेके एक में नीला तोता गला दें, दूसरे बर्तन में पानी लेके चूना गला दें। और जब ये 10-12 घंटे गल जाएं, यानी पहले दिन शाम को गला दें, अगले दिन आप दोनों घोलों को आपस में मिला लें। मिलाने के समय ध्यान रखें कि चूने में कई बार किसान भाई देखेंगे प्रैक्टिकली कि कई बार थोड़ा बहुत पत्थर की मात्रा निकल जाती है। ऐसी स्थिति में उतना अलग से चूना उसमें मिला दें और मिलाने के बाद उसकी जांच कर लें कि वो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति के बाद आप पौधे के तने की जो है पौधे की ऊंचाई के अनुसार, जैसे नवरोपित अगर पौधा है तो हो सकता है कि आपको 8 से 9 इंच की पुताई करनी हो। अगर आपका 5-6 साल का बगीचा है तो ऐसी स्थिति में आपको 2 से 2.5 फीट की पुताई करनी हो। तने की आप पुताई कर दें और पुताई करने के बाद ये बिंदु हो गया। साथ ही साथ अगर आपको ये है कि ऊपर हमारी पत्तियां सिकुड़ रही हैं या पत्तियों पे कोई फफूंद लग रही है या रोग लग रही है, ऐसी स्थिति में आप पौधे में इसी घोल में आप 8 गुना पानी और ज्यादा मिला दें। यानी जो 20 लीटर घोल था उसमें 80 लीटर पानी और मिलाए तो घोल पतला हो जाएगा। ऐसे घोल को छान के स्प्रे मशीन भर के आप पौधे के ऊपर छिड़काव भी करते सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पौधे के पत्तियों को खाने वाले या रस चूसने वाले कीड़ों से भी आप जो है निदान पा सकते हैं, साथ ही साथ फफूंदों से निदान पा सकते हैं। ये काम आपको बगीचे में करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो नवरोपित पौधे पिछली साल जिन्होंने बगीचे लगाए, ऐसे बगीचों में ध्यान रखें कि थाला बनाना नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ पौधे के सहारे सहारा देना, ये कोई भी बांस का टुकड़ा ले लें जो मजबूत हो। कई बार स्थिति ये देखने को मिलती है किसान भाई थोड़ी सी चूक में कि जो सहारा देना था पौधे को, मालूम पड़ा कि पौधा उल्टा सहारा उससे ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि बांस मजबूत होना चाहिए और उसको नीचे वाले पार्ट को नीला तोता चूना में डुबा दें ताकि दीमक से उसको न खाए और जमीन में गाड़ के सुतली से 8 का अक्षर जैसे बनता है ऐसे क्रॉस करके उस पौधे को बांध के सहारा दे दें। इसके साथ ही साथ किसान भाई ध्यान रखें कि कई बार जो हमारे पौधों में स्थिति ये बन जाती है कि एक डाली झुक जाती है या एक साइड में रास्ते को रोकती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधे को कैनोपी बढ़ानी, ज्यादा शाखा इधर उधर जा रही है उसको भी काटना है। साथ ही साथ आपस में कई बार कोई शाखा क्रॉस हो जाती है जो एक दूसरे से रगड़ती हैं, ऐसी शाखाओं को भी काट के अलग कर देने की अभी आवश्यकता है। जहां भी कहीं विशेषकर संतरा कुल में या नींबू कुल के पौधों में डाईवैक की स्थिति दिखाई दे रही हो तो पौधे की कटाई छटाई कर दें। फिर भी अगर 100 पौधों में 1-2 पौधा ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पूर्ण रूप से सूख गया है या खराब हो गया है, ऐसे पौधे को तत्काल जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक दें या जला दें या घर पहुंचा दें। साथ ही साथ उसकी जगह पे फिर से गड्ढा खोद के खाद और उर्वरक मिला के और उसमें जो है अलग से आप जो है दूसरा पौधा रोपित करने के इस बार बरसात में पहले से ही तैयार कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो सामान्य फसल लगाते हैं उसकी बजाय बगीचे की फसल से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फल हमारे उच्च गुणवत्ता के होंगे। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और अधिकांश पशुपालक सभी दुधारू पशुओं की प्रबंधन एक जैसा ही करते हैं, जबकि गर्भित पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तभी आप इनसे आने वाले समय में स्वस्थ, नवजात एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अतः गर्भित पशुओं की देखभाल में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय रीवा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. पांडे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी गाय और भैंसें 12 से 14 महीने के बीच प्रतिवर्ष बच्चा दें। न सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जानवर या दुधारू गाय या भैंस जब उनका 6 महीने की गाभिन हो जाए हो तब उन्हें अतिरिक्त आहार देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे न सिर्फ बच्चे का जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से उसका शारीरिक विकास हो, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे अगली ब्यात में वो पिछली ब्यात की भी अपेक्षा अधिक से अधिक दूध दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि जब गाय 6-7 महीने से ऊपर की गाभिन हो जाए तो उसे हम जो मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन है उसके अतिरिक्त हमें प्रत्येक गाय को या भैंस को 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त कंसंट्रेट राशन या संपूरक आहार अनिवार्य रूप से देना चाहिए। जब गाय 7 महीने की पूर्ण हो जाए और 10 महीने उसको लगातार दूध देते हो जाए तो उससे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। दूध लेना बंद करना यानी गाय को शुष्क करना यह एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसको अगर सही तरह से हमारे किसान भाई नहीं अपनाते हैं तो बहुत भारी क्षति उठानी पड़ती है। होता क्या है कि जो अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसें हैं उनमें अगर हम अचानक दूध लेना या दूध निकालना बंद कर दें तो दूध जो है ना थनों के अंदर रह जाता है और वो जो है ना अंदर फट जाता है और विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं उसमें विकसित होने लगते हैं और थनैला नाम का रोग उत्पन्न कर देते हैं और उनके दबाने से उसमें मवाद आ रहा है। उसका एकमात्र ये कारण है कि हम सही ढंग से दूध का शुष्क नहीं किया है। तो इसका तरीका ये है कि हम जानवर को सबसे पहले उसका जो हम दूध देते समय या दूध देते वक्त जो आहार था उसमें क्रमशः कमी ला दें। दूध का निर्माण भी थनों के अंदर से कम होता जाएगा। इसके अतिरिक्त हम 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया अपनाएं। फिर भी जब हम देखें कि दूध में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है तो हम क्या करें कि 1-1 दिन के अंतराल से गाय को लगाएं। फिर इसके बाद जो है ना 2 दिन 3 दिन के अंतराल से कम लगाएं। तो ऐसा करने से, ये प्रक्रिया अपनाने से और साथ ही साथ दाने में कमी करने से उसके दूध में अपने आप कमी हो जाएगी और दूध जो है ना निकलना थनों से बंद हो जाएगा। और अंतिम दिन जब हम दूध लें गाय से या भैंस से तो उसके थनों में जो एंटीबायोटिक जो ट्यूब्स होती हैं या मलहम होता है अनिवार्य रूप से उसको डाल करके हम थनों की सीलिंग कर दें, जिससे बाहर से जो ना जीवाणु अंदर प्रवेश ना करें और किसी भी प्रकार का चांस ना हो कि उनको थनैला रोग होने पाए। न सिर्फ ये बल्कि उनके आवास का भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हमें ऐसे पशुओं को जिनको 2-3 महीने अब ब्याने को रह गए हैं, दूध लेना हमने बंद कर दिया है, तो उन्हें अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध है तो उन्हें काविंग बॉक्स में रखना चाहिए। यानी जो झुंड हमारा सामान्य होता है जिसमें दुधारू
जानवर हैं उनसे अलग रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का कम विकास होता है, साथ ही अगली ब्यात में दूध कम पैदा होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम विटामिन डी का इंजेक्शन दे दें तो विटामिन डी जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, यानी जो भी आहार में हम दे रहे हैं उसको प्रॉपर उचित ढंग से अवशोषित करने में बहुत ही सहायक होता है। वैसे सामान्य रूप से अगर हमारे पशु धूप में निकल रहे हैं बाहर एक्सरसाइज के लिए, पानी पीने के लिए या थोड़े समय के लिए चरने के लिए, तो सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जो है ना उनकी त्वचा से अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा पाते हैं, हमारा ऐसा अनुभव बताता है कि पिछली बार ऐसा तो हमने किया था लेकिन कमी रह गई थी, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाया था, तो हम अतिरिक्त रूप से विटामिन डी का इंजेक्शन और साथ ही विटामिन और इनका मिनरल मिक्सचर, तो इसको अगर हम इसकी आपूर्ति कर देंगे तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही डेयरी का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है कि जितना हम दुधारू जानवरों की सेवा करते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं, उतनी ही सतर्कता हम अनिवार्य रूप गर्भित पशुओं का भी, जो कि शुष्क काल में रहते हैं, उनका भी ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरौदा, जिला मुरैना के कृषक विनोद सिकरवार ने। यह लेयर मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो विनोद सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। टोटल 72 हफ्ते की एक अंडे देने वाली मुर्गी की ज़िंदगी होती है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि 0 से 8 हफ्ता जैसे बोलते हैं, चूजे का हफ्ता या चिक्स स्टेज कहते हैं। और इस चूजे को हमको एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड जो कंपनी होती है जिसे हम हैचरी कहते हैं वहाँ से प्राप्त करना है, क्योंकि इसमें हम एक दिन का जो बच्चा है उसको लेके आएंगे, उसको 8 हफ्ते तक पालना पोसना है। जो मुर्गी का जो शेड है उसमें नीचे में भूसी है, चूना है, बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे है, चूना है, इस तरीके की दवाई का छिड़काव है, ताकि जो एक दिन का चूजा, नन्हा चूजा है, उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो सके। उसके रख रखाव में जैसे हमको देखना है, ठंड का मौसम है तो ठंड में बचाव करने के लिए हमको हीटर है या गैस ब्रूडर है या गर्मी देने के लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं हमको वो करना है। टोटल हम लोग मान के चलते हैं कि उस 8 हफ्ते के दौरान 2 किलो दाना पौष्टिक आहार हमको देना है, जिसे हम कहते हैं चिक मैश। इस चिक मैश के अंदर में 22% प्रोटीन की मात्रा हमको देनी है। उसमें ग्रोथ प्रमोटर्स देना ताकि जल्दी जल्दी उसका वजन आ सके। फिर उनको कई प्रकार के फफूंद रोग इत्यादि हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको दाने में दवाइयों को मिलान करने के उपरांत हमको उसका आहार के बारे में देखना है। इस 0 से 8 हफ्ते के बीच में हमको कुछ टीकाकरण करना होगा जिस बचाव करना के लिए। तो उसमें सबसे पहले एक दिन के बच्चे को हम मैरेक्स रोग का टीका लगाते हैं। उसके बाद हम 5वें से 7वें दिन रानीखेत का, फिर 12वें से 15वें दिन हम लोग गंभोरो नाम का टीका लगाते हैं। फिर इसी का बूस्टर लगता है, फिर रानीखेत का बूस्टर लगता है। इस तरीके से उसको 8 हफ्ते का में हम उसको चूजे को मान के चलिए कि आधा किलो के आसपास वो चूजा हो जाता है। इसके उपरांत अब 8 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक का जो उम्र होता है उसे हम पठोर कहते हैं या ग्रोअर स्टेज कहते हैं। इन परिस्थितियों में हमको ये देखना है कि उसे पौष्टिक ग्रोअर फीड मिले, जिसमें हमको 16% के आसपास में प्रोटीन की मात्रा मिलना चाहिए, विटामिन्स मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए, खनिज लवण जिसको हम कह सकते हैं, इन सब का प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। इस स्टेज में हम लोग मान के चलते हैं तो 6 से 8 किलो का आहार प्रति पक्षी उस 20 हफ्ते के दौरान प्राप्त करेगा। फाउल पॉक्स नाम का टीका भी लग जाता है इसी 20 हफ्ते के दौरान, और R2B रेगुलर रानीखेत का जो टीका है वो भी लग जाता है। इसके उपरांत हमारी मुर्गी पूर्ण रूप से लेयर के स्टेज में या अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में तैयार हो चुकी है। और अगर मुर्गी परिपक्व हो चुकी, मैच्योर्ड हो चुकी है, तो उसके पंख झड़ने लगते हैं, जो कि प्रथम लक्षण होता है कि मुर्गी जो है अब अंडे देने के लिए तैयार है, अंडा देना शुरू करेगी। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खरिका, जिला नरसिंहपुर के कृषक दिलीप धाकड़ ने। इनकी गन्ने की फसल में चोटी भेदक कीट एवं दीमक का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दिलीप धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो गन्ने की फसल लगाई गई है
वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी तो, क्योंकि 1 महीना तो गन्ने के अंकुरण में लग जाता है और उसके तुरंत बाद यदि कोई कीट का प्रकोप यदि गन्ने में होता है तो अर्ली सूट बोरर जो है, अर्ली सूट बोरर और दीमक का प्रकोप होता है उस फसल में। अर्ली सूट बोरर जो है जैसे ही जो नए नए अंकुरण होने के बाद में जो पौधे बढ़ते हैं तो उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो सूखा हुआ दिखाई देता है और इसका जो इल्ली है वो जमीन की सतह से ठीक ऊपर वो तने में छेद कर देती है। उसकी वजह से बीच वाला हिस्सा है जो अग्रकलिका है वो सूख जाती है, तो बीच वाली जो नई पत्ती आने वाली रहती है वो सूखी हुई दिखाई देती हैं, बाकी पौधा हरा रहता है। उसको यदि खींच करके देखते हैं तो आसानी से खिंच आता है और उसमें इल्ली भी दिखाई देती है। तो किसान भाई इसका सबसे पहले तो यह है कि इस कीट का प्रकोप होते ही ऐसे प्रभावित जो कंसे हैं उनको खींच करके निकाल करके कीट सहित इल्ली सहित निकाल करके उसको नष्ट करें। और इसके लिए जो कई अंड परजीवी आते हैं, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, उसको जो ट्राइकोकार्ड्स जो रहते हैं वो इन और प्रकाश प्रपंच लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं तो उससे भी इस कीट की जो प्रकोप में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। ट्राइकोकार्ड्स को रिलीज किया जाए, उसमें मतलब परजीवी कीट रहते हैं वो इसके अंडों को पूरा नष्ट कर देते और प्रकाश प्रपंच लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं तो उससे भी इस कीट की जो प्रकोप में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। उसके बावजूद भी यदि प्रकोप ज़्यादा रहता है तो कीटनाशक दवाओं में जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% ग्रेन्यूल में आता है, वो करीब 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको पौधे के आधारी भाग में उसको डालें और वो पानी लगा दें। दीमक के लिए शुरुआत में ही किसान भाइयों को क्लोरोपाइरीफॉस नाम का जो दवा आती है, नाली में यदि खाद डाल करके और वो टुकड़े जब डालते हैं तो उसी समय जो खाद रहता है नाली में करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके क्लोरोपाइरीफॉस का उसको जो नाली बनाते हैं उस नाली में अच्छे से तर कर दें तो दीमक का प्रकोप नहीं होता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नाडेप कंपोस्ट बनाने की वैज्ञानिक विधि पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।